हरि साकार उर्फ भोले बाबा का कनेक्शन ग्वालियर से भी मिला है। ग्वालियर के तिगरा रोड पर हरि विहार में बाबा का आलीशान आश्रम है। आश्रम में पुलिस की टीम पहुंची। आश्रम में ताला लगा हुआ था। पुलिस ने मकान मालिक से आश्रम की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि बाबा के सेवक ने किराए पर प्रॉपर्टी ली थी। बाबा अक्सर यहां सत्संग के लिए आया करते थे। उनके सत्संग में हजारों की संख्या में भक्त शामिल होते थे। 2023 में यहां बाबा का सत्संग हुआ था। कहा जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने बताया कि बाबा के सत्संग से उन्हें परेशानी होती थी। यहां से गुजरने वाले लोगों को परेशान किया जाता था। एक शख्स ने तो यह भी बताया कि बाबा महिलाओं से भूत का साया हटाने का दावा करता था। महिलाएं कई दिन तक इस आश्रम में रहा करती थी। हालांकि इस आश्रम में कई दिनों से कोई सत्संग नहीं हुआ है, लेकिन इस आश्रम की अगर जांच होती है तो कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। हाथरस में हुए हादसे के बाद भोले बाबा उर्फ हरि नीलवंत साकार की सभी जगह तलाश की जा रही है। ग्वालियर में भी आपको दिखा सकते हैं कि ये झुंडापुरा का गांव है। यहाँ ये बाबा का आश्रम बना हुआ था। इसी आश्रम में बाबा आते थे, यहाँ रुकते थे, सत्संग करते थे और इसी जगह आप देख सकते हैं कि ये जो मंच बना हुआ है, इसी मंच पे उनका सत्संग होता था। ये जो बाबा है, कब यहाँ आए थे, पिछली बार कब सत्संग हुआ था? 3 से 4 महीने हो गए जब लगा था यहाँ के साथ। चल, तो कितने लोग आए थे उस समय? 5 से 7 लाख की भीड़ थी। 5-7 लाख। यहाँ से 5 किलोमीटर की एयर फेयर है, तो बस गाड़ियाँ खड़ी, कुछ बोलते नहीं, सुनाई पड़ती थी। बस वैसे ही जनता पागल हो रही है। लोग आते थे बाहर से, कहाँ से लोग आते थे? गुजरात, यूपी, राजस्थान, 4-5 मतलब स्टेट से आते थे। यहाँ तक को इधर से भी आते थे, सब लोग आते थे यहाँ। पिछली बार सत्संग कब हुआ था यहाँ? पिछली बार काफी समय हो गया, तब से नहीं हुआ था। कितने लोग आते थे, क्या स्थितियाँ थी? कल पुलिस आई थी यहाँ। लाखों की संख्या आती थी सर यहाँ पे। और ये जो बेचारे जिनके जो नई शादियां करते थे, जो भी करते थे बेचारे, उनकी औरतों पर बहुत चुड़ैल जो भी लगती थी। और लगने के बाद में बेचारे उनके आदमी आते थे यहाँ, रोते थे कि यार कि मेरी औरत यहाँ पे है यार, कई महीने से यहाँ डली है यार, वो जा नहीं रही है। बेचारे बहुत परेशान होते थे। और कईयों ने तो बेचारों ने वहाँ दुकान है बात कल यहाँ पुलिस आई सर, उसका तो खैर मुझे पता नहीं पुलिस ने, क्योंकि के हादसे का पता है आपको? बाबा के आश्रम में जो घटनाक्रम हुआ है, हाँ पता तो चला था सर, लाइव देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, तो उसके जरिए वो पता चली जाता है। तो स्थानीय लोगों ने बाबा को लेकर बड़ा खुलासा किया। उनका कहना है कि बाबा खुद को परमात्मा बताते थे और किसी देवी देवता को ना मानने की सलाह अपने भक्तों को दिया करता था। आश्रम में मिले सेवादारों ने पुलिस को बताया कि बाबा ने बिल्डिंग को किराए पर लेकर आश्रम शुरू किया था, जो कि अब बंद हो चुका है। आखिरी दफा बाबा 10 मई को अपने परिवार के साथ ग्वालियर आया था। उसके बाद से अब तक बाबा ग्वालियर नहीं आया। बहुत ज्यादा आती थी यहाँ पे, तो जो स्थानीय लोग हैं ना, जो आसपास के, उनको काफी प्रॉब्लम था उनसे, क्योंकि निकलने कटने में काफी प्रॉब्लम था। कोई भी वाहन लेके निकल रहा है तो उनको प्रॉब्लम था, आराम से निकलो, धीरे निकलो, उधर से निकलो। कुछ नहीं, ऐसे ही है ना, मंच पे बैठ के भाषण देते थे, अपने आप को स्वयं परमात्मा बताते थे। किसी देवी देवता को नहीं मानना है तुम्हें, स्वयं परमात्मा ये बैठे हैं मंच के ऊपर। लेकिन हमने कभी नहीं माना, हम तो ओनली बांके बिहारी कन्हैया और भोले बाबा को मानते हैं। हाथरस कांड के बाद भी लोगों ने सबक नहीं लिया है। बाबा भोले के सत्संग में जो हुआ वो सबको पता है, सबके सामने है। कैसे 121 लोगों की मौत हो गई। छतरपुर में बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का जन्मदिन है। इसको लेकर भक्तों की भारी भीड़ हर साल ही उमड़ती है। एक दिन पहले बाबा बागेश्वर ने लोगों से अपील की थी कि बागेश्वर धाम ना आए, लेकिन भक्त कहां मानने वाले थे। उधर विदिशा में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में भी लोगों की भारी भीड़ नजर आई। कीचड़ से गुजरकर लोग जाते हुए दिखे। सड़क पर बैठकर कथा सुनते हुए नजर आए। आखिर क्यों लोग हादसों से सबक नहीं ले रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। हमारी एक प्रार्थना अगर आप मानो तो हमें बड़ी अपार प्रसन्नता हो। आप लोगों के सुरक्षा के भाव को दृष्टिगत रखते हुए जो जहां है वहीं से उत्सव मनावे। घर बैठकर हनुमान चालीसा, वृक्षारोपण करके उत्सव मनावे। बाबा की अपील खारिज हो गई। जी हाँ, भक्त तो भक्त ही है।
बाबा की अपील का कोई असर नहीं हुआ। बाबा बागेश्वर के जन्मदिन के मौके पर दूर दूर से लोग बागेश्वर धाम पहुंचे। तस्वीरों में आप भीड़ का सैलाब देख सकते हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको भीड़ ही भीड़ दिखेगी। ये देखिए, ट्रेन से उतरकर पैदल ही बाबा के धाम लोग जा रहे हैं। हाथरस में क्या हुआ था उससे किसी ने कोई सीख नहीं ली। बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरन कृष्ण शास्त्री का आज जन्मदिन है और इसी जन्मदिन का साक्षी बनने के लिए दूर दूर से भक्त पहुंच रहे हैं। हमारे साथ एक भक्त हैं, उन्हीं से जानना चाहते हैं। आपसे कुछ देर पहले यहाँ से ट्रेन गुजरी है, आप कहाँ से आए हैं, किस तरह से बागेश्वर महाराज का जन्मदिन है, क्या उम्मीद लेकर आए हैं, किस तरह से बाबा से मिलेंगे? मुंबई से आए हैं, हम सीधे घर जा रहे थे। आज बाबा जी का जन्मदिन है, इसलिए इन्हें दर्शन करने के लिए आए हैं। सुना आपने, बाबा के दर्शन करने के लिए लोग जा रहे हैं। बागेश्वर धाम में सैलाब उमड़ गया। हाथरस हादसे से सबक लेते हुए प्रशासन और पुलिस चुस्त दिखा। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात दिखे। कलेक्टर की ओर से सुरक्षा के सख्त निर्देश दिए गए ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। एक विस्तृत कार्यक्रम है और जिला प्रशासन पूरे चाक चौबंद व्यवस्था कर रही है। पुलिस प्रशासन वहाँ लगातार राउंड ले रही है और जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी वहाँ राउंड ले रहे हैं और सभी प्रकार की व्यवस्था वहाँ की गई है। पुलिस व्यवस्था पर्याप्त की जा रही है, सफाई के लिए व्यवस्था की जा रही है। अब आपको विदिशा की तस्वीर दिखाते हैं जहां पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा चल रही है, जिसे सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। लोग कीचड़ से होकर निकल रहे हैं, सड़क पर बैठकर कथा सुन रहे हैं। इतनी परेशानी फिर भी भीड़ की भीड़ पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में जमी हुई है। आयोजन समिति का जो भी निर्णय है, प्रशासन की पूरी व्यवस्था है उनके साथ में है। दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं और कथा निरंतर जारी है। सर, एक सवाल जो है कि जिस तरीके से यूपी के में घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर कई सवाल उठ रहे कथाओं को लेकर, तो विदिशा में किस तरह की व्यवस्था है प्रशासन की? सुरक्षा के पूरे इंतजाम है, बाकी व्यवस्थाएं आयोजन समिति ने बहुत अच्छी की है। पंडाल की, आने जाने की, रुकने ठहरने की, सभी तरह की व्यवस्थाएं है और जो भी आवश्यक प्रशासनिक सहयोग है वो प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है और पूरा समाज, पूरे नागरिक, सभी लोग मिलकर के इस आयोजन को कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर हालात बिगड़ते दिखे। उधर व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन मुस्तैदी के साथ खड़ा हुआ दिखा। सर, इसमें यही है कि व्यवस्था ठीक नहीं थी, वहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं थी, इसलिए ऐसा हुआ। अच्छा जी, कथा कैंसिल हो गई है कल से यहाँ की? हाँ, कैंसिल हो गई कथा। आज भी कैंसिल हुई थी लेकिन आज हो गई। किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर जो है वो होनी चाहिए? सर, वैसे यहाँ की व्यवस्था तो ठीक है। कीचड़ हाँ, कीचड़ को लेके अब बारिश है, बारिश में कीचड़ तो होगी। बारिश का मौसम है, ऐसे में हादसों की चिंता प्रशासन को सता रही है। पुलिस के जवान व्यवस्थाओं को संभाले हुए हैं, लेकिन हाथरस की घटना से भी सबक लेने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा चुनाव के बाद अब उपचुनाव की जंग तेज हो गई है। अमरवाड़ा में 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। इसको लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस ने मोर्चा संभाल लिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव अमरवाड़ा के रण में उतर गए हैं। अगले 2 दिन तक सीएम डॉक्टर मोहन अमरवाड़ा में चुनाव प्रचार करेंगे। इस दौरान सीएम सामाजिक व्यापारिक संगठनों से चर्चा करेंगे। साथ ही छिंदी गांव और सुरला खापा मंडल में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। वहीं कांग्रेस ने भी चुनाव को लेकर मोर्चा संभाल लिया है। अगले 2 दिन तक कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव प्रचार करेंगे। एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी और कमलनाथ अमरवाड़ा में कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए वोट की अपील करेंगे। इस दौरान कमलनाथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। तो अब अमरवाड़ा के उपचुनाव के लिए बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों के ही दिग्गज चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतर गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह अनावती के लिए पूर्व सीएम कमलनाथ भी प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे। साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी यहां पर प्रचार करेंगे। साथ ही कमलनाथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह के लिए प्रचार करेंगे, जनसभा को संबोधित भी करेंगे। यानी कि उपचुनाव के रण से पहले दोनों ही पार्टियों के दिग्गज यहां मोर्चा संभाले हुए चुनाव प्रचार के लिए और अपने अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए जनता से वोट की अपील करेंगे, प्रचार करेंगे। तो 29 की 29 लोकसभा सीटें बीजेपी ने इस बार जीती हैं लोकसभा चुनाव में। तो वहीं विधानसभा चुनाव में छिंदवाड़ा की सभी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले कमलेश शाह ने अमरवाड़ा सीट से
त्यागपत्र दिया था, कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी, बीजेपी ज्वाइन करी थी, इसलिए अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव हो रहा है और बीजेपी ने कमलेश शाह को ही अपना उम्मीदवार बनाया है। तो कांग्रेस ने धीरन शाह इनावती पर अपना विश्वास दिखाते हुए मैदान में उतारा है और अब दोनों ही दलों के दिग्गज अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। राजेश करमले हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं छिंदवाड़ा से ही। राजेश, दोनों ही दलों के दिग्गज अब मैदान में उतर गए हैं, चुनाव से पहले का वहां पर क्या माहौल है, क्या धार देखने को मिल रही है? जी देखिए, अभी कल कमलनाथ जो थे वो आखिरी चुनाव की जनसभा उन्होंने ली और आज वो रवाना हो गए। कमलनाथ यहाँ 2 दिनों से आए हुए थे, चुनाव प्रचार में यहाँ लगे हुए थे। आज मोहन यादव तकरीबन आधा घंटे बाद यहाँ पर पहुंचेंगे, अमरवाड़ा में वो जनसभा लेंगे। इसके अलावा अमरवाड़ा के साथ साथ वहाँ यहाँ पे वो स्टे करेंगे। इस स्टे के दौरान जब वो रुकेंगे यहाँ पर तमाम संगठनों को यहाँ बुलाया गया है, बुद्धिजीवियों को बुलाया गया है, अमरवाड़ा के आसपास के लोगों को बुलाया गया है ताकि मुलाकात हो सके और वो अपनी बात रख सके। इसके बाद कल सुबह से वो निकल जाएंगे प्रचार पे। छिंदी जो क्षेत्र है वहां जाएंगे, हर्रई जाएंगे। 3 से 4 जनसभाएं हैं। जाहिर है भाजपा और कांग्रेस दोनों अपनी अपनी तरीके से इस चुनाव में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। तमाम तरीके के दिग्गज यहाँ आ रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष है जीतू पटवारी वो यहाँ लगातार डटे हुए हैं, पिछले 8 दिनों से वहाँ यहाँ कैंप किए हुए हैं, अलग अलग क्षेत्रों में वो घूम रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया राजेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश से ही एक बड़ी खबर जहां कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। बताया जा रहा है कि दिग्विजय सिंह के छोटे भाई और कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लक्ष्मण सिंह को बीजेपी में शामिल होने का न्योता दिया गया है। कभी भी अब लक्ष्मण सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। खिलचीपुर से बीजेपी के विधायक हजारा लाल डांगी ने यह दावा किया है कि लक्ष्मण सिंह से बात हो चुकी है, वो कांग्रेस में ज्यादती सहन कर रहे हैं। लक्ष्मण सिंह इससे पहले भी बीजेपी में रह चुके हैं और बीजेपी के टिकट पर वो सांसद भी रहे हैं। शैलेंद्र चौहान हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, लक्ष्मण सिंह के इससे पहले के बयान, सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट इस बात का इशारा कर रहे थे कि वो कभी भी अब कांग्रेस को अलविदा कर सकते हैं और अब बीजेपी के विधायक ने इस बात को और पुख्ता कर दिया है। देखिए, बिल्कुल लक्ष्मण सिंह का अगर आप पिछले विधानसभा चुनाव के समय से देखें या लोकसभा चुनाव के बाद के उनके ट्वीट देखें, उनके कई बार बयान देखें, तो कहीं ना कहीं लगातार कांग्रेस ही उनके निशाने पर है। वो कांग्रेस से चुनाव लड़े, चाचौड़ा से हार गए थे, लेकिन लगातार वो कहीं ना कहीं भाजपा के समर्थन की बात करते रहते हैं। अगर देखा जाए तो वो इस बात को बढ़ावा भी देते हैं। यहाँ तक कि लोकसभा में राहुल गांधी के वक्तव्य को लेकर भी उन्होंने आलोचना की है। तो ऐसा लग रहा है कि उनका मन बन चुका है और बीजेपी के नेताओं से वो पहले भी संपर्क में रहे हैं और अब तो विधायक खुद डांगी बोल चुके हैं। इसके अलावा और भी नेता बोल रहे हैं कि विधायक की हमारी बात हो चुकी है, हमारी बात चल रही है। तो कहीं ना कहीं लक्ष्मण सिंह निश्चित ही कांग्रेस को झटका दे सकते हैं। हालांकि उन्हें रोकने के लिए बताया जा रहा है उनके बड़े भाई दिग्विजय सिंह सक्रिय हैं और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसमें भी ये चल रहा है कि लक्ष्मण सिंह को रोका जाए। लेकिन लक्ष्मण सिंह का मन है कि मानता नहीं। जिस तरह वो ट्वीट कर देते हैं, जिस तरीके से उनके बयान आ रहे हैं, तो वो एक बड़ा संकेत दे रहे हैं कि अब उनका मन कांग्रेस में कम लग रहा है और यही बात अब भाजपा के नेताओं ने भी आगे बढ़ाई। हालांकि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं या विधायक है वो इस बात को दरकिनार कर रहे हैं बार बार कि लक्ष्मण सिंह कहीं नहीं जाएंगे और उधर बीजेपी चुटकी लेती है कि एक बार उन्हें दिग्विजय सिंह से पूछ लेना चाहिए क्योंकि वही उनके सबसे बड़ा रोड़ा रहेंगे आने के लिए और कहीं ना कहीं राजनीति में उनसे उन्हें नुकसान भी हुआ। तो इस तरह के दोनों तरफ से बयान भी चल रहे हैं, पर यह माना जा रहा है कि लक्ष्मण सिंह किसी भी दिन कांग्रेस को चौंका सकते हैं। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र चौहान आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो वहीं मध्य प्रदेश में नरसिंह घोटाले को लेकर भी सियासत जारी है। कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह ने मंत्री विश्वास सारंग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जयवर्धन सिंह ने कहा कि नरसिंह घोटाला मामले में सरकार मंत्री को बचाने का प्रयास कर रही है। इस मुद्दे को लेकर एक एक दस्तावेज सदन में रखे जा चुके हैं। उम्मीद है कि सरकार जवाब देगी। उधर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि नरसिंह घोटाले में विस्तृत चर्चा हुई थी। विधायक के सवालों का प्रूफ के साथ जवाब दिया गया। कांग्रेस बिना सबूतों के ही आरोप लगा रही है। नर्सिंग कॉलेज घोटाले के संबंध में हमारा एक एक तथ्य और कथन और संबोधन जो हमने सदन में दिया है, हमारे पास एक एक बिंदु पर हमारे पास प्रमाण के रूप में
सरकारी दस्तावेज हैं। एक एक कागज दिखाकर जवाब दिया था। पर आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस बिना पढ़े लिखे, बिना किसी तथ्यों के आरोप लगा रही है और लगातार मेरे को साजिश के तहत बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ग्वालियर की बीएसएफ अकादमी से 2 महिला कांस्टेबल रहस्यमय तरीके से लापता हो गए। 6 जून को दोनों ही महिला आरक्षक अपने हॉस्टल में मोबाइल छोड़कर लापता हो गए। बीएसएफ ने बिलोवा थाने में गुमशुदगी दर्ज की है, जिसके बाद पुलिस दोनों ही महिला कांस्टेबल की तलाश कर रही है। ग्वालियर की बीएसएफ एकेडमी से 2 महिला आरक्षक रहस्यमय तरीके से लापता हो गईं। दोनों लेडी कांस्टेबल 26 दिन से टेकनपुर छावनी से लापता है। आखिरी बार उन्हें 6 जून को देखा गया था। बीएसएफ ने बिलोवा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस दोनों महिला आरक्षक की तलाश में जुटी है। बीएसएफ एकेडमी से गायब आकांक्षा निखार जबलपुर की रहने वाली है, जबकि शाहना खातून पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। आकांक्षा की मां ने एसपी से मदद की गुहार लगाई है। साथ ही आकांक्षा की मां ने आरक्षक शाहना खातून पर अपनी बेटी को गायब करने का आरोप लगाया है। मेरी बेटी का नाम आकांक्षा निखार है, बीएसएफ में नौकरी कर रही थी। उसके साथ एक मुस्लिम लड़की 4 महीने की सहेली बनी और उसको लेके कलकत्ता मुर्शिदाबाद में ले गई है। मुर्शिदाबाद में शाहना खातून के माँ बाप बहन को पता है और मेरी बेटी को किडनैप करके मुर्शिदाबाद में रखे हुए हैं। बताया जा रहा है कि आकांक्षा अपनी दोस्त शाहना के साथ पश्चिम बंगाल घूमने गई थी और उसी के घर पर रुकी थी। 13 जून को आकांक्षा की मां मुर्शिदाबाद शाहना के घर पहुंची और उसके परिवार वालों से अपनी बेटी से मिलने की गुहार लगाई, लेकिन परिवार वालों ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। अभी जन सुनवाई के दौरान टिकनपुर से कुछ लोग आए थे, जिनका ये कहना था कि उनकी बेटी जो है वो चली गई है घर से कहीं और किसी लड़की के साथ गई है। तो ये दोनों बच्चियां जो है बीएसएफ में नौकरी करती हैं और अभी वर्तमान में अपने घर से बिना बताए गई हुई थी। तो इसमें हमने गुमनसान की रिपोर्ट भी दर्ज है और आगे जो भी उनको लग रहा है जहां पर संभावित हो सकती है लड़की की लोकेशन, वहां पर टीम। आखिरी लोकेशन मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर रेलवे स्टेशन पर मिली। उसके बाद से दोनों लापता हैं। फिलहाल पुलिस दोनों की तलाश कर रही है। ग्वालियर से सुशील कौशिक, न्यूज़ 18। सीधी जिले में मानव तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। एक ऐसे ही मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। आदिवासी इलाके की लड़कियों को लालच देकर उनका सौदा किया जा रहा है। मामले में पुलिस ने महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मानव तस्करी के तार एमपी से यूपी और दूसरे राज्यों से जुड़े हुए हैं। सीधी जिले के आदिवासी इलाकों में मानव तस्करी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। युवतियों को लालच और शहर में ऐशो आराम की जिंदगी के सपने दिखाए जाते हैं और उनको बेच दिया जाता है। ऐसे ही एक मामले का पर्दाफाश कुसमी पुलिस ने किया है। पुलिस ने एक महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया। आरोपी धर्मराज सूरत से अरेस्ट किया गया। 2 आरोपियों को यूपी के आगरा से पकड़ा। सीता देवी रणवीर सिंह को आगरा से पकड़ा। ये एक ऐसी सूचना हमें मिली थी कुसमी थाना क्षेत्र के अंतर्गत। इसमें एक युवती को उत्तर प्रदेश में बेचने का मामला सामने आया था, जिसमें यहीं की लोकल महिला जो गांव की वो युवती थी, उसी गांव की एक महिला ने उसको उत्तर प्रदेश में बेच दिया था। इसमें हमने लड़की को रिकवर करके और 4 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया। गैंग में शामिल महिला तस्कर का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड मिला है। पुलिस का कहना है कि आरोपी महिला युवतियों को ले जाकर उत्तर प्रदेश में बेचने का काम किया करती थी। अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसमें। बाकी 4 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है और इसमें जो महिला इसमें गिरफ्तार हुई है उसका पूर्व का भी रिकॉर्ड है। आज से लगभग 10 साल पहले भी वो मानव दुर्व्यापार में के प्रकरण में पहले जेल जा चुकी है और वर्तमान में अभी वो उत्तर प्रदेश आगरा में रहती है। तो यहीं से जो है इस तरह की गतिविधियां संचालित करती है। पुलिस ने रेप की धाराओं में केस दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इसमें बड़े खुलासे होने की उम्मीद है।
सीधी से हरीश द्विवेदी, न्यूज 18। पांच की आठ में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आवेदन लेंगे सीएम।